बहाली के नाम सियासत है काम, ये क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए चलिए सबसे पहले कल शाम का ये वीडियो जरा आप देखिए। जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये वीडियो है पटना के इको पार्क का, जहां शिक्षक अभ्यर्थी नारेबाजी कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जब सरकार के खिलाफ कोई सड़क पर हो तो विपक्ष के लिए इससे अच्छी तस्वीर क्या हो सकती है। जब तस्वीर ऐसी हो तो विपक्ष के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। साथ देने के बहाने अपने सियासी जमीन को बचाने की कवायद में तमाम लोग पहुंच जाते हैं और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष ने मौके पर पहुंचकर इस मौके की नजाकत को समझा और पटना के इको पार्क पहुंच गए। तेजस्वी ने पहले अभ्यर्थियों की समस्या सुनी और उसके बाद डीजीपी, मुख्य सचिव और डीएम को कॉल लगा दिया। इन अधिकारियों से बात कर तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना देने की इजाजत देने की मांग की। जब तक ये मांग पूरी नहीं हुई, तेजस्वी इको पार्क में ही डटे रहे। जैसे ही जिला प्रशासन से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना देने की अनुमति मिली, तेजस्वी इको पार्क से पैदल ही गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। लोगों का यही था कि हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है, इको पार्क में ही अभी लोग बैठ गए हैं। गर्दनीबाग से भगाया होगा लोग, तो हम भी यही आए हुए थे इको पार्क, तो सब लोग यही बैठे। लोग खाली चाहता कि गर्दनीबाग बैठ करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो है धरना दें। तो हम डीएम साहब से बात किए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, तो इनको कम से कम वही हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आप लोग जगह जो सेलेक्ट किए हुए हैं धरना स्थल का, वहीं लोग चला जाए। जो डेमोक्रेटिक राइट है, कम से कम एक स्थल भी चिन्हित है जहां कोई भी जो है धरना दे सकता है सरकार को इंटीमेशन के बाद। और परमिशन जो है वो तो धरना के लिए बना ही गया है गर्दनीबाग, वो आप भी जान रहे, हम भी जान रहे। तो आखिर किन वजहों से इनको जो है वहाँ से भगाया गया, सब जो है जान रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है इन लोगों की नियुक्ति पत्र जो है लोगों को नहीं मिल रहा, तो जायज मांग है। तो बिल्कुल चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पिकनिक पॉलिटिक्स के लिए मशहूर तेजस्वी यादव छुट्टियों के बाद अब पूरे पॉलिटिकल मोड में नजर आ रहे हैं। पहले तो रुपेश के परिजनों से मुलाकात हुई और अब 94,000 शिक्षकों की अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इनका धरना जो है कई दिनों से चल रहा है, लगातार ये गुजारिश कर रहे थे कि तेजस्वी यादव इनके साथ खड़े हो, लेकिन जब टीवी चैनलों के कैमरे इधर घूमे, इन पर लाठीचार्ज हुआ, तो तेजस्वी को लगा कि ये बेहतरीन मौका है। क्या कहेंगे रवि? जी बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी, वो 94,000 वैकेंसी आई है। पिछले 2 सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं और पिछले दिनों ये धरना स्थल जो है गर्दनीबाग में, वहाँ पे बैठे थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद तितर बितर हुए और कहीं पे बैठ नहीं पाए। लेकिन ऐसे समय में एक ढंग से कह सकते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें भी एक माकूल समय मिला है जहां पे वो राजनीति कर सकते हैं। और विपक्ष की राजनीति के लिए ये एक बड़ा मौका कह सकते हैं कि शिक्षकों का जिस ढंग से अपनी मांगे चलिए रवि आपके पीछे जो है शिक्षक यहाँ पर मौजूद है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो नियोजन की मांग कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं, इनसे जरा ये पूछिए कि जब ये पहले दिन से धरने पर बैठे थे, लगातार गुजारिश इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव से की, तब तेजस्वी क्यों नहीं आए, अब आखिर क्यों आए हैं? जी बिल्कुल, और हम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे ही जानते हैं कि क्योंकि जिस ढंग से लगातार आप लोग अपना प्रदर्शन करते रहे हैं हड़ताली मोड़ पे और तमाम जगहों पे, लेकिन उस समय कोई नेता पहुंचता नहीं है। लेकिन जब लाठीचार्ज होती है तो नेता प्रतिपक्ष तमाम नेता आपसे जुड़ते हैं। मतलब क्या राजनीति शुरू हो गई है? अब राजनीति के लोग इसको जिस तरीके से देखे, हम लोग पिछले अपने दम पे 4 दिनों से 18 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है और हजारों हजार की संख्या में हम लोग अपने दम पे डटे हुए थे गर्दनीबाग में, जो सरकार द्वारा निश्चित जगह है। 18 को रहे, 19 को हम लोगों को जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो टेंट में सैकड़ों पुलिस वाले घुसे और एक एक करके सभी को मार के भगाने लगे वहाँ से। और एक एक को, जो विकलांग लोग थे, हमारे महिला साथी थी, एक एक को मार मार कर वहाँ से भगाया। कईयों को चोट आई, कुछ PMCH गए, कुछ की पैर टूटे। लेकिन जब कल जो हम लोग टिकट सब जगह से भगाया गया, तो इको पार्क में टिकट लेकर हम लोग जब सब एकजुट हुए थे तो नेता प्रतिपक्ष वहाँ आए, तो सहारा के रूप में हम लोग को यही बस वो किए कि गर्दनीबाग में हम लोग को फिर से जगह
हम लोग क्या आप लोगों को लगे कि गर्दनी बाग में जगह उपलब्ध कराई गई, या फिर लगता है कि इसमें आप लोगों के साथ राजनीति भी शुरू? नहीं सर, ये तो राजनीति का नहीं बोल सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग को जगह उपलब्ध नहीं था। तो तेजस्वी सर जब हम लोग इको पार्क में अपना गुप्त ये कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि हम लोग क्या करें, कैसे आगे का रणनीति तैयार करें कि हम लोग सरकार को अपना संदेश पहुंचा सके, कि हम लोग के बीच वो हमारी दर्द को समझे, हमारी पीड़ा को समझे कि हम अभ्यर्थी कैसे किस मानसिक तनाव से झेल रहे हैं। तो वो आके हमें सहारा दिए और धरना प्रदर्शन से जो हम लोग को मार मार के, और हमारे पुरुष साथी, हमारे महिला साथी को जो मारा जा रहा था, और विकलांग जो छोटू सिंह है साथी, उनको मारा जा रहा था, वो सबको आके वो बहुत बड़ा हम लोग पे उपकार किए। तो आपको क्या लगता है कि जिस ढंग से आप लोग कर रहे हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार भी आश्वासन दे रही है, लेकिन इस बीच में अगर नेता आप लोगों के अतिथि के साथ घुसते हैं? सर ये बात बिल्कुल गलत है कि सरकार आश्वासन दे रही है। 18 तारीख से आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया। 18 तारीख को कोई नेता हम लोग के साथ नहीं आया, सत्ता के जो साथ जो है। उसके बाद 19 तारीख को हम पे परमिटेड एरिया में घुस के लाठीचार्ज किया गया, हमको वहाँ से भगाया गया, हमारा टेंट तोड़ा गया, पंडाल तोड़ दिए गए, जितने बैनर पोस्टर थे सब फाड़ दिए गए हमारे, और हमारे जो नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये लोकतंत्र का हिस्सा है, ये विपक्ष के साथ हमारी जाना मजबूरी है। तेजस्वी भैया आए, उन्होंने हमको फिर धरना स्थल तक पहुंचाया, और अगर इसे लोग राजनीतिकरण कहते हैं, अगर सत्ता में बैठे लोग, चलिए मजबूरी जो है रवि वो दोनों तरफ से है। इनकी मजबूरी है कि इनको भी विपक्ष का साथ चाहिए, और तेजस्वी की मजबूरी ये है कि सियासत तो करना है, क्योंकि जो छुट्टी है वो खत्म हो चुकी है, और बिहार की सियासत में वापसी का ये बड़ा सुनहरा मौका तेजस्वी यादव को नजर आ रहा है। इसी बीच अधिकारियों को तेजस्वी ने फोन लगा दिया, और इस मुद्दे पर सियासत तेज है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का पलटवार हुआ है और कहा है कि तेजस्वी ड्रामेबाजी बंद करे। तेजस्वी खुद को डिप्टी सीएम समझ रहे हैं क्या? लालू राज में शिक्षकों को कितना देते थे वेतन? ये तमाम सवाल उठाए गए, बयान देखिए। यादव जी 2 दिन से लगातार घूम के ड्रामा कर रहे हैं, अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं, तभी भी अपने आप को बिहार के उप मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। नौमा फेलो जो व्यक्ति तेजस्वी यादव जी है, वो शिक्षक से क्या बात करेंगे? अरे पहले अपने माता पिता से पूछ लेना कि उनके 15 साल के शासन काल में शिक्षकों को वेतन मिलता था क्या? जब से नीतीश कुमार जी बिहार का सत्ता संभाले, तब से नीतीश कुमार जी अनवरत शिक्षकों के लिए काम किया है। ये ड्रामा बंद करे और पहले अपने माता पिता से पूछ ले शिक्षकों का हाल 15 साल में क्या था। तो चलिए, जब भी तेजस्वी यादव कोई पॉलिटिकल स्टंट करते हैं तो जेडीयू के पास 2 मौके होते हैं या 2 मुद्दा होता है जिस पर तेजस्वी यादव को घेरा जाता है। एक तो लालू राबड़ी काल और दूसरा तेजस्वी का एजुकेशन। चलिए, तेजस्वी के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान अब सामने आया है। तेजस्वी लोगों के साथ खड़े हैं, ये कहना है कांग्रेस नेता का। वैकेंसी को क्यों नहीं भरा जा रहा है, राजेश राठौर ने ये सवाल उठाया। डिप्टी सीएम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े दल के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं। जनता के जो भी समस्या होगा, विरोधी के में होने के कारण हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और टीईटी शिक्षकों का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। न्यायालय के आदेश के बावजूद 94,000 शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। अभ्यर्थी धरना पे है, उन पर लाठियां चटकाई जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और पद रिक्त है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम अपने को ना समझे। अरे तेजस्वी यादव जी तो जनता के सीएम हैं, जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़े दल के नेता हैं सदन में, और नेता विरोधी दल हैं। इस नाते तेजस्वी यादव जी का भी दायित्व है, जिम्मेवारी है कि जो हिटलर शाही और तानाशाही रवैया सरकार कर रही है, टीईटी पास अभ्यर्थियों के साथ जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उनको नियुक्ति देने के बदले वो लाठियां बरसा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी उनके साथ खड़े हैं।
चलिए, मृत्युंजय तिवारी का बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जनता के सीएम है। तो मृत्युंजय तिवारी को बताएंगे कि तेजस्वी यादव जो है वो एग्जिट पोल के सीएम है और जनता के सीएम नीतीश कुमार हैं। चलिए बढ़ते आगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने में पहुंचे तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा है कि उनकी सरकार सभी मुद्दों पर गंभीर है और जल्द ही समाधान हो जाएगा। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, वो किनसे क्या बात करते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की सरकार बिहार के सभी मुद्दों पर गंभीर है और गंभीरता से हम सब सारे मुद्दों को देख भी रहे हैं। आपने देखा ही है कि आज जितने संविदा पर शिक्षक हैं उसकी नियुक्ति हमारी ही सरकार ने की है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां अपराधियों की गोली से घायल युवक की मौत हो गई है। पोखरैरा के युवक को मंगलवार की रात गोली मारी गई थी और शव के साथ सरैया थाने के पास सड़क को परिजनों ने जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर सारण NH 722 को जाम कर दिया है और साथ ही हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो मुजफ्फरपुर सारण NH 722 को जाम कर दिया गया है और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग चल रही है। बता दें कि इस व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी और लगातार ये जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, संघर्ष इनका चल रहा था। और अब खबर आ रही है कि पोखरैरा के युवक को, जिसको मंगलवार को रात को गोली लगी थी, उनकी मौत हो गई और शव के साथ सरैया थाने के पास सड़क जाम किया है परिजनों ने, आसपास के लोगों ने। मधेपुरा के स्टेशन चौक पर 6 हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की दुकान में लूटपाट की। हथियार के बल पर अपराधियों ने आलू प्याज के थोक व्यवसायी से महज 50 सेकंड में 4 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। घटना के बाद मौके पर दलबल के साथ एसपी पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। ये तो खुला ही था, वो था, उसको लॉक तोड़ दिया। कितना राशि लूटा है? लमसम 3 से 4 के लमसम। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मधेपुरा मुख्य मार्ग में इस तरह का घटना घट गया। लेकिन एक चीज का है कि ये सुशासन की सरकार है, नीतीश जी एनडीए की सरकार है। अपराधी कोई भी है बचेगा नहीं, पकड़ा जरूर जाएगा। ठीक है, लूटकांड कर लिया, लूट लिया, लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर हूँ कि मधेपुरा प्रशासन इस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के जो व्यापारी बंधु का नुकसान हुआ है उसका धन उनको वापस लौटाने का काम करेगा। हमें उसी समय मिली थी, वहाँ पे टाउन थानाध्यक्ष गए हुए हैं और उसमें भी जांच पड़ताल की जा रही है। बात बेगूसराय की, जहां हत्या के फरार आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। दरअसल 11 मार्च 2020 होली की रात 3 बदमाशों ने चापाकल मिस्त्री राजेश सहनी की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में सोनू कुमार, शिवम कुमार जेल में बंद हैं, जबकि तीसरा आरोपी प्रियम कुमार फरार चल रहा था। लोहिया नगर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लोहिया नगर स्थित प्रियम कुमार के घर पर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी सरेंडर नहीं करेगा तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इश्तिहार आज मैंने कोर्ट से लाकर ढोल बाजे के साथ इश्तिहार चिपका रहे हैं। हाजिर होने का मैंने इसको एक प्रमाण है, जो कि जल्द से जल्द हाजिर हो जाए, नहीं तो फिर इसके विरोध में कुर्की जब्ती लिया जाएगा। जहानाबाद के कई गांवों में इन दिनों नीलगाय के आतंक से किसान परेशान हैं। इलाके में सैकड़ों नीलगाय का झुंड किसानों की मेहनत को पल भर में चटकर उनके अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। नीलगाय से त्रस्त किसानों ने बताया कि सैकड़ों के झुंड में इस इलाके में मौजूद नीलगाय उपज का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं और अपने पैरों से रौंदकर खेतों को बिल्कुल बंजर बना देते हैं। हालांकि फसल बचाने के लिए किसानों ने कई तरह के इंतजाम भी किए, लेकिन वो तमाम इंतजाम जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। जब नक्सली था तो उसमें परेशान थे 10 बरिस 5 बरिस,
लेकिन अब यहाँ कोई नक्सली का कोई नाम निशान नहीं। प्रेम से लोग खा रहे हैं, प्रेम से कमा रहे हैं, लेकिन अब एक वो आतंक यह लीलगाय का 100-150 कभी 300 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है। अब प्रशांत समुच्चा खंदा रौंद के धर देता है फूल पर, और जब गदराता है तो खेत के खेत उजाड़ देता है। रबी का फसल लगाते हैं, वही एक फसल इसमें होता है, उससे वो भी लीलगाय से इतना बर्बादी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। झुंड का झुंड लीलगाय आता है और सौंसे फसल को नष्ट तस्त कर देता है। कितने किसान इससे प्रभावित? इससे करीब करीब पूरे गांव प्रभावित है। जितना भी किसान है करीब करीब हमको लगता है कि 300-400 से कम किसान तो नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं बिहार में ठंड के कोहराम की, जिसने बिहार को घरों में कैद कर दिया है। ये ठंड है प्रचंड। सिवान में कनकनी और कोहरे का असर देखा जा रहा है। यहां के हालात के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह। उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में भी लगातार पारा लुढ़कते जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। ये नज़ारा ओवरब्रिज का है, देख सकते हैं कि गाड़ियाँ का हेडलाइट जला कर चलना पड़ रहा है। वो भी सुबह का ये नज़ारा है, नज़दीक के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे वाहन चलाने में काफ़ी समस्या हो रही है। तो वहीं लगातार पारा लुढ़कने से सिवान के लोग परेशान हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी बाइक क्यों रोके हुए हैं, बाइक क्यों रोके हुए हैं। ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चलाने के बाइक मूड नहीं कर रहा है। कनकनी बहुत ज़्यादा है, ठंडा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि ये युवा थे, ये जा रहे थे तो इतनी कनकनी है कि इनको बाइक रोकना पड़ गया। ये नज़ारा देख सकते हैं, स्टेडियम का नज़ारा है, जो कि पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। आए दिन यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से बहुत सीमित लोग यहाँ आ रहे हैं। जिस तरह से उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, तो सिवान में भी लगातार पारा लुढ़कने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। सासाराम में तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। आज सुबह 8 बजे न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरा और कनकनी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सासाराम में ठंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। प्रदेश की तरह सासाराम में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और टेम्परेचर गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर बच्चे तथा बुजुर्गों को काफी दिक्कत हो रही है और सुबह सुबह कोहरा का प्रकोप ज्यादा रहता है। क्योंकि सासाराम में आज सुबह से कुहासा नहीं है, लेकिन कनकनी में कोई कमी नहीं आई है। टेम्परेचर जो है 9 डिग्री से भी नीचे चला गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन सुबह सुबह कुहासा नहीं रहने के कारण लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन सासाराम और आसपास के क्षेत्र में लगातार ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। अब बात गोपालगंज की, जहां कड़ाके की ठंड और कनकनी से आम लोग परेशान हैं। कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर जहां वाहनों का परिचालन कम हो गया है, वहीं एनएच पर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों का भी ग्राहकों के नहीं आने से बिक्री प्रभावित हुआ है। ठंड का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर सुबह से फॉग इस कदर है कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। और आप देखेंगे कि अभी हम शहर के एंट्री पॉइंट पर खड़े हैं। ये शहर का बंजारी चौक है, जहाँ से सभी गाड़ियाँ एंटर करती हैं, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। पहले जो स्थानीय लोग हैं बताते हैं कि 15-20 दिन पहले यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बीच में कुछ जब ठंड कम हो गया था तब यहाँ पर अलाव के बाद नहीं व्यवस्था किया गया। और देखें जो गन्ने के जो ट्रैक्टर हैं वो इस फॉग में वो जा रहे हैं चीनी मिलों में ले जाने के लिए। और ठंड की वजह से यहाँ पर जो जनजीवन वो तो प्रभावित हुआ ही है, साथ में जो व्यवसाय वो भी प्रभावित हुआ है। जो यहाँ होटल वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और देखिए ठंड का असर ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे जो है फॉग की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से पूरे बर्फ़ की तरह परत जम गई है। और जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, अभी जो सुबह सुबह लोग आते थे यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, और ठंड की वजह से अभी क्या प्रभाव पड़ा है? ठंड का बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसे तो हम लोग का 7 बजे से पूरा भीड़ चालू हो जाता है, बाकी अभी 8 बजे अभी कोई ग्राहक नहीं। और जो दुकानदारी है पहले से कितना कम हुआ है? बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया है।
तो देखिए जो बंजारी चौक पे जो दुकानदार हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनका कहना है कि सुबह 7 बजे जब दुकान में भीड़ लगी रहती थी ग्राहकों की, तब जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर है कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं और आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में महीनों बाद बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते दिख सकते हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि ये फैसला 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा कि कोरोना काल में क्लास 1 से 8 तक की कक्षाएं आखिर कैसे संचालित होंगी। कोरोना की वजह से पिछले 10 माह से छोटे बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन अब शिक्षा विभाग इस तैयारी में जुटा है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी जल्द ही खोल दिए जाए। इसे लेकर 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बिंदु पर विभाग सीरियसली विचार कर रहा है और हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इस पर जो भी निर्णय होगा फिर हम उससे आपको बताएंगे। तब तक उम्मीद रखा जाए जनवरी, मैं समझता हूँ इस महीने के अंत तक निर्णय हो जाना चाहिए। जल्द ही स्कूल खुलने की संभावना से शिक्षकों में खुशी तो है, लेकिन ये एक चुनौती भी है। क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनमें समझदारी कम होती है, वो कैसे गाइडलाइन का पालन कैसे करेंगे? आप लोग के लिए लग रहा है कि चुनौती होगी आपको? ये तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि छोटे बच्चों को गाइडलाइन पे लाना, लेकिन पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा कि छोटे बच्चे को उनको जो कोरोना से बचाते हुए उनकी सारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन लगा के और मास्क का उपयोग करके उन्हें बचाना। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बच्चों के आने का इंतजार हम लोग को भी है, क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल वीरान सी है। वहीं अभिभावकों में अब भी कोरोना को लेकर असमंजस की स्थिति है कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। नहीं, अभी तो हम नहीं भेजेंगे क्योंकि कोरोना का बहुत डर है हम लोग को, इसलिए तो बच्चे बहुत छोटे हैं, मास्क सैनिटाइजर ये सब नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से हम बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजेंगे। बाबू स्कूल खुल रहा है, क्या तुम लोग जाओगे स्कूल? अभी तो नहीं जा पाएंगे, अभी कोरोना लगा हुआ है तो कैसे जा पाएंगे, इसलिए डर लग रहा है। हाँ। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 4 जनवरी से चल रही है। अब उसी तर्ज पर सरकार 1 से 8 तक की कक्षा को भी संचालित करने की तैयारी में जुटी है, जिसमें सभी सरकारी और निजी विद्यालय शामिल होंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और स्कूलों में 50% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकार आदेश तो जारी करने वाली है, लेकिन ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो मान रहे हैं कि अभी भी कोरोना है, इस वजह से बच्चों के लिए स्कूल जाना सही नहीं होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।